क्या हमने कभी इस बात पर गहराई से गौर किया है कि अगर हमारा अपना मन, जिसे हमारा सबसे बड़ा साथी होना चाहिए, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सबके जीवन को रोजाना प्रभावित करता है। सच कहूं तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही मन से है। ये मन ना एक बड़े ही विद्रोही साथी की तरह है जो अक्सर हमें पीछे खींचता है, लेकिन अगर इसे सही से साध लिया जाए तो ये हमें असीम शक्ति भी दे सकता है। ये हम सबके जीवन की एक बहुत ही आम सी सच्चाई है। आखिर हमारा मन लगातार खुद से ही जंग क्यों लड़ता रहता है? कभी सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता, कभी कुछ नया सीखने से हम पीछे हटते हैं, कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो वो पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, और काम टालने की आदत तो जैसे हम पर हावी ही रहती है। और फिर दिन के अंत में क्या होता है? बस पछतावा कि लो, आज हम फिर खुद से हार गए। ये एक ऐसा भंवर है जिसमें हम सब अक्सर फंसे रहते हैं। तो चलिए सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार हमारे जीवन के 95%, जी हाँ 95% निर्णय वास्तव में हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड द्वारा लिए जाते हैं, वो भी हमारी अनुमति के बिना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जो भी सोचते या महसूस करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना हमारे जाने ही हमारी जिंदगी की दिशा तय कर रहा है। अगर हम अपने मन को सही ट्रेनिंग नहीं देंगे तो ये हमें खींचकर वहां ले जाएगा जहां हम शायद कभी जाना ही नहीं चाहते थे। एक अनियंत्रित मन बिल्कुल एक उछल कूद करते बंदर की तरह है, जो कभी अतीत के पछतावे में छलांग लगाता है तो कभी भविष्य की चिंता में। इसके बिल्कुल उलट एक नियंत्रित मन हमेशा वर्तमान में टिका रहता है, जहां स्पष्टता होती है, फोकस होता है और भरपूर ऊर्जा होती है। आधुनिक विज्ञान इसे वायरिंग और फायरिंग का नाम देता है। मतलब हम जैसा सोचते हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल उसी तरह काम करने की आदत डाल लेता है। हमारा हर एक नकारात्मक विचार हमारे दिमाग को उसी दिशा में पक्का कर देता है। तो अब सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? अपने दिमाग को फिर से वायर करने के लिए इस सफर में हम इन 5 खास तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। पहला, सकारात्मक आत्मवार्ता यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दूसरा, लक्ष्य निर्धारण। तीसरा, समय प्रबंधन। चौथा, ध्यान। और पांचवा, शारीरिक व्यायाम। तो चलिए शुरू करते हैं पहले तरीके से, सकारात्मक आत्मवार्ता। जानते हैं, हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातचीत वो बिल्कुल नहीं है जो हम दूसरों के साथ करते हैं, बल्कि वो है जो हम खुद से करते हैं। गौतम बुद्ध का ये सदियों पुराना ज्ञान इसी सच्चाई को साबित करता है। मन ही सब कुछ है। व्यक्ति जो सोचता है वह वही बन जाता है। हमारा ये आंतरिक संवाद ही हमारी वास्तविकता और हमारी पहचान को गढ़ता है। जब हम लगातार खुद से ये कहते रहते हैं कि हम कमज़ोर हैं या हमसे ये काम नहीं होगा, तो हमारा अवचेतन मन उसी बात को सच मान बैठता है। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक शाश्वत सत्य है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे ये आध्यात्मिक ज्ञान सीधे विज्ञान से जुड़ता है। विज्ञान में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये हमें बताती है कि जब हम बार बार सकारात्मक बातें खुद से कहते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स नए और सफल रास्ते बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारा दिमाग सचमुच नई संभावनाओं के लिए खुलने लगता है। तो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? ये काफी आसान है। बस सुबह उठकर खुद से कहें, मैं आज पहले से बेहतर हूँ। जो भी चुनौतियां आएं, उन्हें मुश्किल समझने के बजाय कुछ नया सीखने का मौका मानें। गलतियों को बेझिझक स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अपनी पहचान बिल्कुल न बनने दें। और दिन खत्म होने पर रात को सोने से पहले 3 सकारात्मक बातें खुद से जरूर कहें। ये छोटे छोटे कदम हमारे अवचेतन मन को उस नकारात्मक डिफॉल्ट मोड से बाहर निकाल लाते हैं। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, लक्ष्य निर्धारण के जरिए स्पष्टता लाना। एक भटकता हुआ मन अक्सर वही होता है जिसे पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। ये प्राचीन ज्ञान हमें बहुत अच्छे से समझाता है कि बिना किसी साफ मंजिल के हमारा मन एक बिना लगाम के घोड़े की तरह अंधाधुंध दौड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर हम हवा में तीर चलाएंगे और हमें यही नहीं पता कि निशाना कहाँ है, तो तीर कहीं नहीं लगेगा। हमारे मन को भी एक साफ दिशा की जरूरत होती है। विज्ञान की भाषा में इस सिस्टम को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या संक्षेप में RAS कहते हैं। जब हम अपने लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं तो ये सिर्फ हमें प्रेरणा नहीं देता, बल्कि हम सक्रिय रूप से अपने मस्तिष्क के इस नेटवर्क को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ये सिस्टम हमारे लक्ष्य से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को फिल्टर करता है और डोपामीन रिलीज करता है,
जिससे हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा और खुशी मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ एक बड़ा सा लक्ष्य सोच लेना ही काफी नहीं है। हमें इसे इन 4 हिस्सों में बांटना होगा। सबसे पहले एक स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य तय करें। फिर बड़े और दीर्घकालिक उद्देश्यों को बनाएं। उसके बाद उन्हें छोटे छोटे मध्यकालिक पड़ावों यानी माइलस्टोन्स में बांटें। और सबसे आखिर में अपना सारा ध्यान हर रोज किए जाने वाले छोटे कामों पर लगाएं। इस तरह से चीजों को बांटने से हमारा मन थकता नहीं है और हम ओवरथिंकिंग या व्यर्थ की चिंताओं से बचे रहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, समय प्रबंधन का विज्ञान। आजकल हमारी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण समय की कमी नहीं है, बल्कि उस समय को सही से मैनेज ना कर पाना है। व्यस्त रहना अलग बात है और उस व्यस्तता को सही से संभालना बिल्कुल अलग बात। प्राचीन वेदों में कहा गया है, कालो ही परम बलम, यानी समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसी बात को बुद्ध ने भी कहा था कि भविष्य की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा छोड़कर हमें आज में यानी वर्तमान में जीना चाहिए। तो देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक ऑफिस स्किल नहीं है, बल्कि वर्तमान में टिके रहने का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि मनोवैज्ञानिक शोध ये साबित करते हैं कि जब हम अपने कामों को सही समय सीमा में बांट लेते हैं तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनियंत्रण में 35% तक की बढ़ोतरी होती है। समय की एक स्पष्ट योजना हमारे मन को असीम शांति और स्थिरता देती है। हमारे सफर का चौथा तरीका है आंतरिक शांति के लिए ध्यान। ध्यान कोई आजकल का नया और ट्रेंडी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो हमारी सच्ची चेतना तक पहुंचने का सबसे प्रामाणिक रास्ता है। बुद्ध का कहना था कि ध्यान ही वो इकलौता तरीका है जिससे भीतर की आग बुझाई जा सकती है। ये आपको अपने ही मन का साक्षी बनाता है। साक्षी बनने का मतलब है अपने विचारों से एक स्वस्थ दूरी बना लेना। जब हम ये दूरी बना लेते हैं तो हम अपने डर और गुस्से को खुद पर हावी हुए बिना बस एक दर्शक की तरह देख पाते हैं। और जो लोग विज्ञान के नजरिए से चीजों को समझना पसंद करते हैं, उनके लिए ये तथ्य बहुत ही जबरदस्त है। रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट मौन में बैठने से हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं, भौतिक रूप से सिकुड़ जाता है। ये वही हिस्सा है जो डर और चिंता को कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि शांति सिर्फ महसूस करने वाली चीज नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई बन जाती है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी तरीका, माइंड बॉडी कनेक्शन। हम तब तक मानसिक रूप से पूरी तरह स्थिर नहीं हो सकते जब तक हम उस शरीर को ही नजरअंदाज करते रहें जिसमें ये मन रहता है। उपनिषदों में साफ लिखा है कि शरीर ही हमारे सभी कर्तव्यों को पूरा करने का सबसे पहला साधन है। बुद्ध ने भी हमें मध्यम मार्ग की सीख दी थी। मन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अत्यधिक थकान और अत्यधिक आराम, इन दोनों ही अतियों से बचना चाहिए। जब भी हम कोई शारीरिक मेहनत करते हैं, चाहे वो तेज चलना हो, योग करना हो या खेतों में काम करना ही क्यों ना हो, हमारा दिमाग एंडोर्फिन्स नाम के रसायन छोड़ता है। ये वो फील गुड हार्मोन है जो बिना किसी खास मेहनत के हमारे तनाव को कम करते हैं और हमारी चेतना को बड़े ही आराम से वर्तमान क्षण में ला टिकते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अपने मन को साधना किसी एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये एक रोजाना का अभ्यास है। ये हमारे शरीर और जागरूकता को एक साथ लाने की एक निरंतर यात्रा है, जहां हर दिन हमें खुद पर थोड़ा थोड़ा काम करना होता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस और प्राचीन बुद्धिमत्ता के इस पूरे संगम का जो अंतिम और सबसे खूबसूरत प्रतिफल है, वो इस विचार में छिपा है, जिसने अपने मन को साध लिया, उसने सारा संसार जीत लिया। ये आत्मविजय ही तो जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमें खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए, आज हम ऐसा कौन सा एक कदम उठाने जा रहे हैं जिससे हम अपने मन के गुलाम बने रहने के बजाय आखिरकार उसके मास्टर बन सकें। इन 5 तरीकों को अपनाएं और अपनी उस असीम शक्ति को पहचानें जो आपके ही भीतर है। इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।